भी देखिए मायावती जी नाश्ता बाद में करती, कांग्रेस की पहले गाली दे, बाद में नाश्ता होता। एक सपना बेचा, हम हुक्मरान बनेंगे, सपना बेचा ना गया कि हम 85 हैं 85। आप तिलक तराजू तलवार मारो इनको जौते चार, ये कहकर लोगों को आप इकट्ठा तो कर सकते हैं। कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी थी, चमचा युग। इट वॉज अ ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक, वेरी क्लेवर मूव। और जगजीवन राम जी को उन्होंने चमचों का सरदार बनाया। प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज होती है कि उनको विलेन बना दिया, उन्हीं के कंधे पर कांग्रेस को सूट कर दिया कि कांग्रेस चमचा पालती है। मंडल के विरोध में जो ऊर्जा निकली, कमंडल ने उसको हार्नेस कर लिया। ओबीसी वालों को तो लाठी लेके घूमते थे दलितों के पीछे, मंडल लागू हुआ, डंडे से मारते थे। ओबीसी की कुछ जातियां हैं, नाम लेना ठीक नहीं। 20 मई 2014 को रामनाथ कोविंद जी अपना बायोडाटा लेकर के मेरे घर पे आए कि भाई साहब मेरी सिफारिश बीजेपी में कर दी। ये हालत थी हमारी, तोता तोती। और द्रौपदी मुर्मू जी का इतना अपमान हो रहा है, नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुला, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये एक्टर एक्ट्रेसेस जर्नलिस्ट तक को मोदी जी लेकर के प्रवेश किए, इनको इस लायक नहीं समझा। तो क्या तोती नहीं है तो क्या है? बीजेपी कभी भी स्थापित न हो पाती अगर बीएसपी नहीं होती। अरे भाई, समाजवादी पार्टी का नेता पिछड़ा वर्ग का ही तो है। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी न जीते भले बीजेपी जीत जाए। तो समाज को धोखा किसने दिया? किसने दिया? ब्राह्मण को कहीं नहीं कहेगा ब्राह्मण नेता, ठाकुर को नहीं। लालू यादव चाहे सबको बात करेंगे, कहेंगे यादव नेता, बैकवर्ड नेता। ये मीडिया मुझे कहती दलित नेता, दलित नेता, लेकिन बनिया को नहीं कहेंगे बनिया नेता, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ये प्रिविलेज उन्हीं को है। अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अरे आप तो सब अवॉइड कर। ट्रम्प और मोदी से अगर किसी एक के साथ डिनर पे जाना हो, किसके साथ जाना? I would like to go with the Trump. फासिस्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी होस्ट ऋतिका अपने को होस्ट शशांक समीर के साथ राउंड टेबल के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस एपिसोड में जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर उदित राज। उन्होंने जेएनयू से अपनी पढ़ाई पूरी की, यूपीएससी की परीक्षा पास की और आज ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर उदित राज, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सर, आपसे पहला सवाल ये है कि जेएनयू से चूंकि आप जुड़े रहे हैं, वहाँ एसएफआई के थ्रू आपने पॉलिटिक्स भी करा है, तो जेएनयू की कुछ यादें हैं, अगर आप उनको साझा करेंगे। हाँ, मुझे पहला अनुभव था कि गांव से आया था जेएनयू में। एक्चुअली क्या है कि इंटर में जब था, एक डीपी त्रिपाठी हुआ करते थे जेएनयू में, और जेएनयू के प्रेसिडेंट थे उस समय। इलाहाबाद में उनकी बड़ी चर्चा थी। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनरोल किया बीए फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो लेफ्ट मूवमेंट में आ गया। तो किसानों के बीच काम करना और बड़े नेताओं के साथ रहना, तो क्लास वगैरह जा नहीं पाता था। तो वहाँ के एसएफआई के लोगों ने कहा कि आप यहाँ पढ़ नहीं पाओगे, जेएनयू चले जाओ, वहाँ पढ़ पाओगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझ गए हो। तो इस तरह से जेएनयू में मैं आया। तो जेएनयू में मुझे समझ में नहीं आया क्या किस कोर्स में हम एडमिशन ले। फिर जर्मन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज 2-3 में हुआ। उस समय ग्रेस मार्क मिलता था। रीजनल वाला जो बैकवर्डनेस का था। जेएनयू का सबसे अच्छा ये लगा कि गरीब हो, अमीर हो, किसी बैकग्राउंड का, सब इक्वल। लेकिन फिर भी एक कल्चरल डिफरेंस तो हो ही जाता था। तो मुझे याद है कि एसएफआई की एक लीडर थी, प्रोफेसर सोनिया गुप्ता, वो जामिया में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ पूछा मुझसे, तो मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं कि क्या पूछा क्या नहीं। यस किया, नो किया, और मैं झिझक गया। गांव के बैकग्राउंड का ये भी नया बोल सका कि नहीं, मैं इंग्लिश नहीं समझता हूँ। अच्छा जी। लेकिन क्या उन्होंने बोला और क्या मैंने जवाब दिया मैं जानती नहीं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि एलियनेशन जिसको कहते हो, वो मैं फील करने लगा जेएनयू में। राइट। लेकिन एक बात है कि पोस्टर चिपकाना, नारा लगाना, भाषण सुनना, ये हमारे रुचि हुआ करती। तो स्पीचेज जो होते थे उसमें मेस में और वैसे भी, हाँ, जैसे लाओस की बात कहाँ, और पैलेस्टाइन की बात हो रही है, और ब्राजील की, वियतनाम की, वियतनाम का नेशनल इंटरनेशनल यूएसएसआर, सब
नेशनल पॉलिटिक्स, सारा इन पर चर्चा होती थी, तो मेरा रुचि हुआ करती थी। फिर जेएनयू में 83 में 83 हाँ 83 वाज अ वेरी डिजास्टर्स फॉर जेएनयू। उसमें क्या है कि एक बड़ा सा प्रोटेस्ट भी हुआ था, कई लोग जेल तिहाड़ गए थे हाँ। तो मैं भी तिहाड़ अच्छा गया। आप उसमें थे? उसमें हुआ क्या कि लेफ्ट पहले बार हारा था, फ्री थिंकर जीते थे। हाँ फ्री थिंकर्स जीते थे। और उनके ऐसे सहयोगी थे कि उन प्रेसिडेंट को प्रोवोक कितना ज्यादा कर दिया कि एक्सेस कर गए। और मैं खुद देखा कि प्रोफेसर के घरों पर प्रोफेसर को निकलने नहीं देता, वीसी के घर के अंदर कैप्चर कर लेना और वीसी को किसी तरीके से निकाला गया। सीआरपीएफ को भी लाना पड़ा था। हाँ, लिया था। तो ऐसे में क्या है कि पूरा हॉस्टल खाली करवा दिया। और खाली करा दिया तो तिहाड़ में हम लोग गए। अब वहां से निकल के आए तो कोई आगे न पीछे, कहाँ जाते? तो कहीं यहाँ ठहरते थे, कहीं वहाँ ठहरते थे, कोई ऐसे गुजारा करते। तो इस तरह का जेएनयू का मेरा शुरू का एक्सपीरियंस रहा। एकेडमिक तो कोई अचीवमेंट हमारा नहीं था, लेकिन एक्सपोजर का अचीवमेंट रहा। तो सर आपको कब लगा कि अब जो है ये जो एक्टिविज्म का जो फेज है, इससे बाहर आके यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए? आर्थिक दिक्कत, अच्छा, क्योंकि घर से पैसा आता नहीं था और यहाँ पर ट्यूशन पढ़ा करके कभी गुजारा कर लेता। तो हमने कहा कि बिना सर्विस नौकरी के कुछ होगा नहीं। तो कुछ हमारे साथी लोग थे, तो उन्होंने कहा सिविल सर्विस से ट्राई करना चाहिए उनको, बल्कि उन्होंने फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट किया। अच्छा। So in JNU you were associated with the left, as I have researched. Certainly, I was associated with the left there at that time. So अगर आज आप JNU में होते तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते? लेफ्ट, NSUI या अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन? Certainly NSUI. India is a country of diverse. Right. तो डाइवर्सिटी, अब लेफ्ट फेल क्यों हुआ? लेफ्ट को तो उन्हें लगा कि कास्ट सिस्टम will fade away automatically with education, urbanization. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वरना तो मुझे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो अपोजिशन में था, यहाँ लेफ्ट ही था अपोजिशन में, और वो चाहते तो यहाँ कम्युनिज्म आ सकता था। लेकिन वो एक तो पर्टिकुलर जिस कास्ट से आए, लीडरशिप एक ही पर्टिकुलर कास्ट से आई। तो जो प्रोलेटेरिएट थे, जो सर्वहारा थे, वहां से लीडरशिप आई नहीं। कास्ट वाला जो मुद्दा था उसको दबा दिया। हाँ, वो तो फेल होना ही था। कुर्बानी बहुत दी है, मैं जानता हूँ कि ईमानदारी और सारा चीज मैंने खुद विटनेस किया कि उस समय की एमपी जो हुआ करते थे, एक रूम में बीपी हाउस में रहते थे और उनकी सैलरी भी ले जाती थी। उल्टा समाज गाली देता था, अरे कम्युनिस्ट रसिया का एजेंट है, ये है वो है। तो माओ और रसन और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो बहुत बिग डिफरेंस है। क्योंकि उनका रूरल वो था, रूरल और पेजेंट्री जो पेजेंट्री थी, वो सोसाइटी उसके हिसाब से फ्यूडल सोसाइटी। तो उसके हिसाब से उस तरह के यहाँ पर नहीं किया गया। वरना एक मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री कुछ और ही होती इस देश की। बिल्कुल। लेफ्ट डोमिनेंस जो है जेएनयू में, उस वजह से जेएनयू को एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है मीडिया में। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आज लेफ्ट में नहीं हूँ, बट आई गिव क्रेडिट टू द लेफ्ट कि वही एक यूनिवर्सिटी इंडिया में रही है जिसमें हॉस्टल के एक विंग में लड़के एक लड़की रहते थे और कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ करता था। और गर्ल्स throughout night they used to roam on the campus alone. Nobody bothered. ऐसा भारत में इसलिए हुआ कि लेफ्ट का इंटेलेक्चुअलिज्म था। मोर देन दैट, जो फाउंडर्स थे उनका बड़ा रोल था। जो प्रोफेसर से रिक्रूट हुए और खास तौर से उसमें बड़े वेटरन प्रोफेसर थे, जैसे मुनीस रजा का बहुत बड़ा, मुनीस रजा ज्योग्राफी सेंटर, हाँ ज्योग्राफी। लेकिन ये बिपिन चंद्र और तमाम सारे जो प्रोफेसर थे, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको एस्टेब्लिश किया था। बिल्कुल। और इस मामले में श्रीमती इंदिरा गांधी की बात थी कि शी वॉज लिबरल। और कांग्रेस में ये चीज देखा उन्होंने कि दे रेस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअलिज्म, वरना लेफ्ट के सारे इंटेलेक्चुअल वहां आ गए। 84 की बात मैं देखा हूँ कि कोई मिश्रा थे वहां पर, SIS के डीन थे। अच्छा। और इंदिरा जी को बुलाया था भाषण देने के लिए, भाषण होने नहीं दिया और उनको जाना पड़ा
भाषण होने नहीं दिया, अनडेमोक्रेटिक है आज के हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन भाषण नहीं हुआ तो उसको फासिस्ट व्हेन आई वाज इन जेएनयू, एनएसवाई में होना भी एक तरह से सिन था और एबीपीपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी एनएसवाई वाले बड़े आइसोलेटेड हुआ करते थे एंड द पीपल यूज्ड टू लाफ एट देम कि अरे ये तो सिस्टम का है आदमी है, व्यवस्था का आदमी है, बिका हुआ आदमी है, ये सारा चीज। एंड दैट वाज द डे ऑफ जेएनयू। वहाँ का वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत रहा, आज भी वही है, शायद कुछ कल्चर उसका भी असर अभी तक तो है कि आई थिंक मोर देन 50% इज द स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। आज भी आज ऑन डेटा तो जो Things have changed, to be honest. Women students का नंबर काफी डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ डेप्रीवेशन पॉइंट जो एमफिल पीएचडी में मिल रहा था वो That बंद has हो been गया। 2-3 साल पहले की खबर। हाँ, 2-3 साल पहले घटा है। 2-3 साल पहले ये था कि violence was in favor of girls. गर्ल्स right definitely That was the only university. yeah And then what happened? At that time, civil services की तैयारी कोई ओपनली नहीं करता था। हाँ कहते थे कि ये तो सिस्टम का बकरा बनने जा रहा है, एक्सप्लॉइटर होगा। हाँ हाँ, और स्टिल्थली चोरी छुपे तैयारी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। It was a highly academic campus. See, it was different. It was all for academics only, purely academia. आपने भी छुप के तैयारी की थी नहीं, मेरा तो तब तक by the time आपको they started accepting it. Suddenly switch जो हुआ है, then civil services aspirants number increased. आज जो हर जगह देखिए जेएनयू के लोग ब्यूरोक्रेसी में टॉप पे हैं, उसी समय 80s का है, 80s वाले में। उसके बाद में फिर आईआईटी जो वगैरह फिर बाद में पोर्शन हो गया कि जेएनयू की पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वो थी मोनोपोली थी, फिर जेएनयू की मोनोपोली आई, अब वो डाइवर्सिफाई हो गई है। मतलब कुछ आईआईटी में गया काफी। हाँ। मेरा ख्याल है 90 के 87-88 के बाद 90 ने टेक ओवर किया, आईआईटी ने टेक ओवर किया। वरना 8-10 साल जो पीरियड था जेएनयू का बड़ा गोल्डन पीरियड था, इन दिस सेंस दैट ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटी, बट आफ्टर दैट आई थिंक देयर इज अ डिक्लाइन, अब कम हो गया। Since you have been a part of the bureaucratic system, क्या ब्यूरोक्रेसी में पावर हायरार्की और कास्टिज्म एक्सपीरियंस करने को मिलता है? Certainly, it's as crude as it is prevalent in the village, but of course in subtle form. वो जाति, शहर में जाति फिजिकली अपीयर नहीं होती जी लेकिन मेंटली ऑपरेट करती रहती है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने देखा कि जब कांग्रेस के समय में रिक्रूटमेंट बहुत हुआ शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब, तो दे फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड देयर इन द डिपार्टमेंट आल्सो, साइड पोस्टिंग कर दिया। अच्छा, कुछ जैसे है कि उनको आगे प्रमोशन में रोक देते हैं, उनका जो क्रेडेंशियल है उसको खराब कर देते हैं। तो सुपीरियर जो होते थे जूनियर सीनियर वाले वो डिस्क्रिमिनेट करते, तो वो आदमी अंदर जाके भी डिस्क्रिमिनेट महसूस करता है। इन बहुजन मूवमेंट को चलाने में सबसे पहले जो भूमिका इस देश में आई है शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी अधिकारी, जो बाम से बना उसके थ्रू, हाँ उससे आई अक्रॉस द कंट्री, नॉट ओनली बाम से, नो नॉट ओनली ना साउथ में कौन सा बाम थे, हाँ साउथ में तो नहीं, लेकिन यूपी देख लीजिए, बिहार से देख लीजिए या इधर से नॉर्थ से, वहाँ के जो दलित हैं मोर रेडिकल हैं, मोर एजुकेटेड हैं, मोर एस्टेब्लिश्ड हैं। हाँ, तो वहाँ कौन सा बाम? इसीलिए तो आरएसएस का ये नजर है, बीजेपी का नजर है कि ड्राइव देम आउट फ्रॉम द सिस्टम। वो सिस्टम के पार्ट हो गए। जिसके पास देखिए आर्थिक सिक्योरिटी हो जाए, मकान हो जाए, घर हो जाए, बच्चों का पढ़ने का, पेंशन सा, तो मतलब है कि आज़ादी से पढ़ सकता, लिख सकता, एक्सप्रेस कर सकता है, सिक्योर्ड है। उसके वजह से चेंजेस पूरे देश में। अच्छा एक बात, इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं, पॉलिटिशियन भी कम लोग। कश्मीर से लेके तमिलनाडु और गुजरात से लेके बंगाल तक जो शेड्यूल कास्ट का एम्प्लॉइज है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ सिस्टम ऐसा बन गया। तो इस तरह से फिर क्या इन्होंने ही
मंडल कमीशन को बात इन्होंने उठाई, ओबीसी ने नहीं उठाई। बिल्कुल ओबीसी वालों को तो लाठी लेके अब घूमते थे दलितों के पीछे। सही बात। जब वो मंडल मंडल लागू हुआ तो डंडे से मारते थे। ओबीसी की कुछ जातियां हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, वो जो दलितों को डंडे से मारते थे। देखो ये साला रिजर्वेशन की बात है, जबकि रिजर्वेशन उनको एक उदाहरण और है कि राजीव गोस्वामी खुद को दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिन्होंने कैंपस में ओबीसी होकर के उस मंडल के खिलाफ में खुद को अपना हाथ में दाग किया है वो, जबकि वो ओबीसी रिजर्वेशन में था, वो कवर कर रहा है। जो ऊर्जा उसके प्रतिक्रिया जो हुई थी उसके वजह से बीजेपी आज सत्ता में है। अडवाणी रथ लेकर के निकले मंडल के विरोध में। मंडल के विरोध में जो ऊर्जा निकली वो कमंडल ने उसको हार्नेस कर लिया बिल्कुल। और ये ओबीसी को आज तक नहीं समझ में आया, अब धीरे धीरे अब समझने लगे। लेकिन दो चीजें बहुत बड़ी बात हुई ओबीसी का। मैं यह नहीं कि कांग्रेस में हूं तो कांग्रेस, एक तो 16 दिसंबर 1992 को मंडल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे जजमेंट जो होते हैं बहुत बड़े जजमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस न होती तो मंडल जजमेंट नए फेवर में नहीं आता। दूसरा 2006 में अर्जुन सिंह जी ही हैज डन ग्रेट जॉब, वो सबसे बड़ा है मुझे लगता है। हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया था और लाखों डॉक्टर इंजीनियर पैदा हुए सारे। तो ओबीसी के लिए भी कांग्रेस ने ही जो किया, लेकिन ओबीसी को क्या समझाया जाए भाई। अच्छा, ओबीसी को ट्रेन किया शेड्यूल कास्ट ने, बिल्कुल आइडियोलॉजिकली वो जैसे फूले साहू अम्बेडकर पेरियार को शेड्यूल कास्ट ले गया उनके पास, कॉन्शियसनेस में लेके गया। तो अब उनमें से ओबीसी में होने लगे, अब आने लगे। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से निकले हैं सब। सही बात है। जितने हमें नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यही तो इस समय आइडियोलॉग बने हुए हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर को खत्म किया जा रहा है। लेकिन अब इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब डिजिटल मीडिया जब से आ गई तो नहीं कंट्रोल पाएंगे। फिर भी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के आदमी ये चीज कर नहीं सकता, ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही किया जा सकता है। आपका जो एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो रहा है 1998 में जब देवेगौड़ा की सरकार है, और 5 जो है आरक्षण विरोधी शायद कुछ पॉलिसी बहुत, आप मतलब उस समय नौकरी में होंगे मेरे ख्याल से। वही एक लैंडमार्क, अगर उस समय मेरी लीडरशिप नहीं होती तो आज SC/ST की बहुत बुरी हालत है। ये नहीं कि वो थोड़ा सा बताइए कि वो कानून सब क्या था। मैं उस समय IRS ऑफिसर था, मुझे क्या पता रिजर्वेशन के बारे में। मैं वहां से लेफ्टिस्ट मूवमेंट से आया, गांव से आया लेफ्टिस्ट मूवमेंट, सीधा IRS ऑफिसर बन गया। वो एक्सपीरियंस नहीं था कि प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, बैकलॉग और पेंशन, रिक्रूटमेंट, आई वाज़न्ट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। तो रेल भवन में उस समय 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे देवगौड़ा गुजराल की सरकार में। उसमें रामविलास पासवान जी बहुत हाई प्रोफाइल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट माने जाते। अब उनसे भी चूक हो गई, ये DOPT ने निकाल दिया। अब जो मंडल जजमेंट था, मंडल जजमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन, हालांकि मंडल केस में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन का मैटर था ही नहीं, लेकिन अब इस देश की जुडिशरी कितनी जातिवादी है, कितनी कास्टिस्ट है। उस पर एक होता है टर्मिनोलॉजी ओबिटर डिक्टा, वो जजमेंट में जगह जगह पर कमेंट के रूप में आ गया। उसको DOPT ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान करके 5 आरक्षण विरोधी आदेश 1997 में जारी कर दिए। अब इसको लेके पूरे देश में हाई तौबा मच रही। प्रमोशन रुका या ग्रेस मार्क का है, बैकलॉग भर्ती बंद हो गया, ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, सीनियरिटी। पूरे देश के एम्प्लॉय वो रेल भवन में मीटिंग कर रहे हैं, 20-22-25 डिपार्टमेंट के लोग। कहा कि क्या किया जाए, फिर कहा कि एक सबका, सारे डिपार्टमेंट का एक यूनियन बनना चाहिए, कन्फेडरेशन बनना चाहिए, फेडरेशन बनना। और फिर लगा कि वो लीड कौन करेगा। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उस समय दोनों एक ही थे। श्री हनुमंथप्पा वाज द चेयरमैन। उनके चैम्बर में डिसाइड हुआ, देन द थिंग्स टर्न इन माय फेवर एंड देन दे सेड ही विल बी द चेयरमैन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। अब उस समय मेरे पास में बहुत वर्कलोड बहुत था। फिर हमने एक बड़ा ड्रास्टिक को लिया
विल हैव अ मास एजिटेशन। देन ऑफ कोर्स लीडर्स जो SC/ST एसोसिएशन के थे, तमाम सारे 70-75 डिपार्टमेंट को कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो सब लोगों को नौकरी चली जाएगी। कुछ लोगों ने कहा IRS है, इसकी नौकरी चली जाएगी, अभी सोच नहीं, अभी इसका सोच नया नहीं नया पा आया रहे। है, हाँ। खून गर्म है, को बाद में पता लगेगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं करने। तो देन टू माय सरप्राइज द फर्स्ट रैली व्हिच वाज हेल्ड ऑन 26 नवंबर रामलीला। 1997 फिरोजशाह कोटला मैदान, अच्छा। बड़ी सक्सेस हो गई। पूरे देश से लोग आए, बहुत इतनी जल्दी हमने कर दिया। 10 अक्टूबर को फाउंड किया ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, जिसको परिसंघ कहते हैं। अब उसका अच्छी, डोमा हो गया, डोमा हो गया। अच्छा, अब डोमा हो गया। फिर तो हमने कहा कि अब तो भाई अक्रॉस द कंट्री, देन आई टूर्ड अक्रॉस द कंट्री। 11 दिसंबर 2000 को रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई, पूरा रास्ते ब्लॉकेड हो गए। चंद्रजीत यादव थे उस समय, बहुत इंटेलेक्चुअल लीडर थे। फिर VP सिंह जी थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हरकिशन ससुर जी, बूटा सिंह जी, बड़े बड़े वेटरन। अच्छा, उसी रैली में आपके बारे में VP सिंह ने बोला था कि उदित राज एक दिन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हाँ, वो इतना बड़ा वो था। अच्छा। और उसमें क्या है कि फिर वही सुश्री मायावती जी फिर जंप करती, उल्टा फुल्टा बोलना मेरे बारे में, उपजातिवाद पैदा करना, ये करना वो करना। मैं फिर उस कंट्रोवर्सी में खींच लिया उन्होंने, जो कहा कि ये स्टेचर इसका बढ़ जाएगा। हुआ कैसे था कि उसी रामलीला मैदान में एक हफ्ते पहले रामविलास पासवान जी की रैली थी, 15 दिन पहले काशीराम जी की रैली थी लाल किला के पीछे। अखबार वालों ने चुटकी लेना शुरू किया था, देखते हैं किसकी बड़ी होगी। अल्टीमेटली मेरी बड़ी हो गई तो अखबार वालों ने लिख दिया। अब इसमें क्या है कि बहुत तो बेचैनी हो गई बसपा कैंप में। फिर बसपा मेरे पीछे लग गए, फिर लेफ्ट एंड राइट। फिर 4 नवंबर 2001 को हम बुद्धिज्म वगैरह किया, तो वो उससे हमने देखा उसके बाद उपजातिवाद बड़ा उभर गया। अच्छा अच्छा। और उभारा नेताओं ने, तो उसके वजह से उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। एक भी अचीवमेंट नहीं रहा। आप तिलक तराजू तलवार मारो इनको जाते चार, ये कहकर लोगों को आप इकट्ठा तो कर सकते हो। जाट के खिलाफ में 36 जाति को इकट्ठा तो कर सकते हो, मुसलमान के खिलाफ हिंदू तो इकट्ठा कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी है इकट्ठा करने का, और सबसे इजी है और सबसे पेइंग है और जल्दी ग्रोथ करती, इमोशन है। और जैसे हरियाणा में चला कि जाट बड़ा बदमाश है, जाटों के अब 36 बिरादरी एक हो गए। अब एक तरह से एक नोशन बन गया कि इनके खिलाफ ये बड़ा इजी तरीका है सत्ता में प्राप्त करने का। यही भी होता है एक जाति और दूसरे जाति के खिलाफ में। अब झगड़ा गांव में, मैं गांव का हूं, एक जाति कह दो फला के जाति के मार दिया, सारी जाति खड़ी हो जाएगी अपने आप। अगर ये ना हो तो चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, जा के समझाइए, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। यहाँ अपने आप भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भारत का सामाजिक संरचना ऐसी है। वही आज हालत है मुसलमान के खिलाफ। अगर झूठा भी कोई बोल दे कि मुसलमान ने गाय काट दिया, लाख आदमी इकट्ठा आ जाएंगे। अब पूरे जीवन आप दे दीजिए, अगर 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाए, चलो भाई रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, कोई ना निकलेगा। ये ऐसा भारत है भाई आज का। सर, तो उस दौर में जब 1997 में आप पूरी तरीके से एक तरीके से उभर के आ रहे थे एज ए लीडर, या मतलब शेड्यूल कास्ट 2000 में उभर इमरजेंस पूरा हुआ, नेशनल इमरजेंसी हो गया था। हाँ, तो उस टाइम पे बसपा भी अपने मतलब चरम पे थी, एक चरम पर थी। तो कहीं ना कहीं उस तरह की इनसिक्योरिटी तो आती है आपस में लीडरों को। तो आज जैसे आप बसपा को उस तरीके से अगर आप देख रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, कई सारी चीज़ें मीडिया में चल रही है, मैं ज़्यादा उन कंट्रोवर्सीज में जाना नहीं चाहूँगा, बट मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो ट्रेजेक्ट्री है बसपा की, वो आने वाले 10 सालों में कहाँ तक जाएगी? देखिए, एक्सेप्ट इमोशन, एक्सेप्ट कहते हैं भावना, और अंतर्विरोध, जो जातियों के अंतर विरोध को उन्होंने इस्तेमाल किया, एक सपना बेचा, हम हुक्मरान बनेंगे। मैं कहता हूं कि 16% दलित, इसमें से हजारों जातियां, आपने कैसे कह दिया कि सारा इकट्ठा ही वोट दे देगा, हुक्मरान बनेंगे? अच्छा, जो ओबीसी अपनी अधिकार के लिए नहीं इकट्ठा हो रहा है,
आपके कहने से कैसे इकट्ठा हो जाएगा? सपना बेचा ना गया कि हम 85 हैं 85, एक सपना बेचा गया। अब वो बिक गया सपना, जैसे अभी कहते हैं कि विश्व गुरु बिक रहा है, वैसे बिका। तो उसके पीछे लोग लगे, लेकिन उसमें भौतिक आधार नहीं था। बिना भौतिक आधार को कुछ नहीं हो सकता। मजदूर आदमी और कमजोर आदमी को विचारधारा आप से लैस भी करेंगे तो 1 महीने लास्ट होगा, 1 साल लास्ट होगा, 2 साल लास्ट होगा, ओनर संसाधन दे नहीं पाएगा। अब इमोशनली आदमी चार्ज हो जाएगा, लेकिन चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। जमीन का एक टुकड़े के ऊपर भी कब्जा नहीं मिल पाएगा, और एक अत्याचार भी कम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक सपने में सपना बेचा गया, तो इन्होंने सपना बेचा भी जाता, मैं नहीं कहता हूं, और इमोशन को एक्सप्लॉइट किया ही जाता। और राजनीति में जो जितने चतुर हो, चतुर ही सफल होते हैं। राजनीति में चतुर, मेरे जैसे आदमी को राजनीति में सफल नहीं। और क्योंकि मैं सीधा बोल देता, आदमी अंदर से चाहे जहर भरा हो, लेकिन उसके जीभ में मिठास होना चाहिए। कहावत है ना इस देश में, प्रियम ब्रुवत अप्रियम न ब्रुवत। प्रिय बोलो अप्रिय न बोलो, तो सत्य तो अप्रिय होता ही है। यानी झूठ बोलने के लिए यहाँ शुरू से कहा जाता है कि प्रियम मीठा बोलो। चाहे आपका औलाद खराब हो रही, आपका पड़ोसी आपको गाली दे रहा है, किसी और को नुकसान कर रहा है, या और गलत बातें फैला रहा है, मीठा बोलो, उसको रोको नहीं। ये है सफलता का कुंजी, मूल मंत्र मूल मंत्र है, यह है इस देश के अंदर। आपके जो रिसेंट ट्वीट्स जो फेमस हुए हैं बहन जी को लेकर, उसमें ये बात एक तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो मैं प्रिय बोलते ही नहीं मैं सत्य बोलता हूँ। सत्य में प्रिय अप्रिय दोनों आता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आई एम अनफिट इन पॉलिटिक्स। मैं कोई राजनीति में मैं सफल व्यक्ति नहीं हूँ। अनफिट बोलना सही नहीं, मिसफिट बोल सकते हैं। और मिसफिट कह सकते, टर्मिनोलॉजी कहते हैं मिसफिट का। कांचीराम साहब ने एक किताब लिखी थी चमचा युग, जिसमें उन्होंने जो दलित लीडर्स हैं, जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, लेफ्ट में और कांग्रेस में, उनको चमचा कहा। तो इस डेफिनेशन में आप खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, इट वाज अ ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक, वेरी क्लेवर मूव। और जगजीवन राम जी को उन्होंने चमचों का सरदार बनाया, और जगजीवन राम ने काम बहुत किया। लाखों लाख लोग रिक्रूट किए, लेकिन प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज होती है कि उनको विलेन बना दिया, हेट्रेड के लायक बना दिया, और उन्हीं के कंधे पर कांग्रेस को सूट कर दिया कि कांग्रेस चमचा पालती है। सर, जो ये चमचा युग के कुछ जो क्रिटिक्स हैं, उनका ये कहना है कि कांसीराम ने मतलब जो दूसरी पार्टियां, मतलब बीजेपी वाले को चमचा नहीं कहा कि बीजेपी में जो दलित लीडर्स है वो चमचा है। मतलब मोस्टली वो कांग्रेस या फिर लेफ्ट। कांसीराम जी हमेशा कांग्रेस के ऊपर अटैक करते। आज भी देखिए, मायावती जी नाश्ता बाद में करती, कांग्रेस की पहले गाली देती, बाद में नाश्ता होता। आलोचना करना चाहिए बीजेपी को, और कांग्रेस का क्या लेना देना, सत्ता में तो है ही नहीं भाई। लेकिन उनका अटैक सत्ता और कांग्रेस रहती है। आज भी देख लो। तो आज मैं आपको बता दूं, बीजेपी कभी भी स्थापित ना हो पाती अगर बीएसपी ना आई होती। बीएसपी कांग्रेस को गिराया, और जब कांग्रेस में बीएसपी गिर गई तो बीजेपी आ गई, और 3 बार मुख्यमंत्री उनके साथ बने। और 2022 में इन्होंने जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, अरे भाई समाजवादी पार्टी का नेता पिछड़ा वर्ग का ही तो है, तो इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी न जीते, भले बीजेपी जीत जाए। एक बात है। तो दूसरी बात है कि 2014 में बीएसपी
और सपा अलग अलग लड़े, और बीएसपी को एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली, और समाजवादी पार्टी को 10 सीट मिल गई। 2019 में एक कदम आगे बढ़कर के अखिलेश जी ने समझौता किया मायावती जी से, और मायावती जी को 10 सीटें मिल जाती, अखिलेश जी को 5, और सीटें भी ज्यादा दिया, तो भी आपने अलायंस तोड़ लिया उनसे। तो बीएसपी को 1 सीट नहीं मिली और सपा को 37 सीटें मिल गई। तो समाज को धोखा किसने दिया? किसने दिया? और 2019 में जब फिर से सपा बसपा का अलायंस हुआ था, तो ये वही लहर पैदा हो गई थी जो 93-94 का, कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। लेकिन इन्होंने अपने तरफ से यूनिलेटरली समाजवादी पार्टी को की आलोचना करते अलायंस तोड़ दिया। और 2017 में पहले बार बीजेपी की सरकार अपनी बहुमत की बनी उत्तर प्रदेश में। इसके पहले बीजेपी अपोजिशन में नहीं हुआ करती थी, सपा बसपा ही थे। काफी दिनों तक सपा बसपा चलते रहे, और बसपा की जगह पर वो बीजेपी और सपा हो गई। स्पेस दिया बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को बचत करते गए। बीजेपी के ऊपर हमला आज भी नहीं करते। अभी यही देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान जब उन्होंने अमित शाह जी ने किया, तो 6 दिन के बाद जाकर के नाम मात्र का प्रोटेस्ट किया। और 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद का आह्वान दलितों ने किया, तो मायावती जी ने उसका पुरजोर विरोध किया। मैं बीजेपी का एमपी हो करके हमने कहा कि भारत बंद होना चाहिए, और मेरी बहुत ज्यादा उस समय झगड़ा इसी के बात के ऊपर हुआ कि हमारे पार्टी में रहकर हमारे भारत बंद करा रहा है। और मैं कहना नहीं चाहता, बहुत हीटेड डिबेट हुए। हम कहा होगा भारत बंद, और ये बीजेपी में न रह करके कहा था कि भारत बंद गलत। तो क्या यही वो पॉइंट था जहां से आपके मतभेद शुरू हो गए थे बीजेपी से? मेजर मतभेद। मेजर। और क्या मुद्दे था जिस पे आपकी सहमति? एक बार और हुआ था कि जैसे हाई कोर्ट में जजेस की भर्ती उस समय बहुत हो रही, 300-400, और मैं बड़ा कोशिश किया था कि उसमें SC ST OBC के जजेज बनाए जाए। नहीं हो पा रहे थे। अमित शाह जी को बोला, पार्लियामेंट में सवाल आ गया। तो उस दिन मोदी जी, नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर रोज हाउस में नहीं जाते कि प्राइम मिनिस्टर का बड़े काम होते हैं। उस दिन मोदी जी आकर के पहले बैठ गए थे, मुझे भी नहीं मालूम था। मेरा सवाल आ गया 0 ओवर में, मैंने बोलना शुरू किया। हम कहा ये सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कास्ट का कोर्ट हो चुका। मोदी जी ने मुड़ के मुझे देखा। अच्छा, मुझे तो क्या फर्क, मैं अगर जान भी लेता कि वो आ गए, नहीं मुझे जो बोलना था तो मैं बोलता था। तो फिर क्या है कि जो अगल बगल के MP हमारे साथ जो बैठते थे सीट के आसपास, वो हमसे कतराए 2-4 दिन कि कहीं ऐसा न लग गया है कि मुझे वो देख लें कि उदित राज के साथ में। इतना डर था। और मुझे किस बात का डर भाई, मुझे क्या लेना है? हमने हर चीज त्यागी किया, नौकरी छोड़ दिया IAS की। अब सिटिंग MP होके कांग्रेस ज्वाइन किया, वहीं पड़े रहते तो राज्यसभा वगैरह सब बड़े आराम से भेज देते। वहां तो कमी तो है नहीं। 20 मई 2014 को रामनाथ कोविंद जी अपना बायोडाटा लेकर के मेरे घर पे आए कि भाई साहब मेरी सिफारिश बीजेपी में कर दीजिए। ये हालत थी हमारी। तो एक बयान बहुत वायरल हुआ है द्रौपदी मुर्मू और कोविंद जी के बारे में कि आपने उनको साइको फैन कहा था, या मतलब टोकनिज्म? नहीं, हाँ, ये तो कहते हैं तोता तोती। हाँ। तो ये तोता ही है। इस समय बेड़ा गर्क किया। पहले कोविंद जी जो राष्ट्रपति बने, उस इंस्टीट्यूशन को बड़ा डिस्ट्रॉय किया इन्होंने। इनके पहले ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट का से कौन मिलेगा, ये PM में नहीं तय करता। सही बात। ये इतने झुक गए कि PMO तक तय करने लगा उसको। तो सत्यपाल जी ने बोला भी, जो गवर्नर थे, कि भैया मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। पता लगा कि PMO ने क्लियर नहीं किया। और द्रौपदी मुर्मू जी का इतना अपमान हो रहा है
अरे भाई, नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, नई संसद में प्रवेश में ये एक्टर एक्ट्रेसेस जर्नलिस्ट तक को मोदी जी लेकर के प्रवेश किए। इनको इस लायक नहीं समझा कि चलो भाई नई बिल्डिंग के उद्घाटन में नहीं बुलाया तो प्रवेश में बुला लो। तो क्या तोती नहीं है तो क्या है? आप बीजेपी से जुड़े रहे काफ़ी टाइम तक, उस टाइम को क्या आप एक रिग्रेट के रूप में देखते हैं? रिग्रेट नहीं, क्या अपॉर्चुनिटी के रूप में रिग्रेट दोनों दिखते थे। अपॉर्चुनिटी कहीं मिल नहीं रही थी, कांग्रेस दे नहीं रही थी। जबकि 2003 में अपनी पार्टी हमने बनाया था, 2007 में उत्तर प्रदेश में 100 सीटें करीब करीब मैंने लड़ा था बेन प्रसाद वर्मा के साथ। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो पार्टी चला सकता, न झूठ बोल सकता, न जातिवाद कर सकता, न पैसा इकट्ठा कर सकता, और पार्टियां इसके बगैर चलती नहीं। तो फिर हमें फिराक में तो था 2009 से 10 से कि कांग्रेस में जाऊं, लेकिन कांग्रेस में एंट्री नहीं हो पाई, एक्सेस नहीं मिल पाया। फिर बीजेपी में इजी एक्ट्रेस ऑफर आया और उन्होंने सीधा चुनाव लड़ा दिया। मैंने बीजेपी में कोई काम नहीं किया, चुनाव लड़ा दिया, जीत गया। उसके एवज में क्या हुआ कि पूरे देश का वोट उन्हें मिला, जो हमने, क्योंकि बीजेपी कभी केंद्र में सत्ता में अपने बोते नहीं थी, वो बहुत दिनों से नहीं थी। 10 साल के बाद में लोग कांग्रेस से उबे थे। तो सोचा कि दलितों ने भी सोचा, जब उदित राज जैसा रेडिकल वो चला गया बीजेपी में, तो बीजेपी में कोई कमी नहीं है, वोट उनका मिला, हमारा मिला। तो उसके एवज हमने वोट दिया, उन्होंने सांसदी दी। एक श्रेष्ठ सांसद का भी अवार्ड मिला है आपको? 2 बार मिला। अच्छा। क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुझसे ज्यादा किसी ने काम किया। 27,000 लेटर लिखा है जनता के लिए 5 साल में। तो जरूरी नहीं कि काम जम करके किया जाए तो भी चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव जीतने में बहुत सारे फैक्टर काम आते हैं, चतुराई, जात पात, कैसे क्लेवरनेस से आप मैनेज करते हैं, सरकमस्टांसेस। और यह नहीं कि जो MP MLA बने गए हैं वो सब घोड़े हैं, और जो नहीं बन पाए हैं गधे हैं। बल्कि गधे ज्यादा चले जाते हैं। हाँ, मेडियोक्रिटी बहुत चलता है। गधे ज्यादा चले जाते हैं, घोड़े बाहर रह जाते हैं। ये तो सही बात है, ये तो पॉलिटिक्स का नेचर है। तो लोग दे लुक अप दोज हु सक्सीड, जो विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचते तो वो बड़े योग्य अपने आप को समझते। ऐसा नहीं, मैंने तो संसद में जाके देखा, कुछ नहीं आता, ज्यादातर को कुछ भी नहीं आता। वो चतुराई सीखा है अपने लोगों के बीच में, उसी तरीके बाद जिसको जो लगे अच्छा वो इसी उनमें सुधार न ले आइए। अगर वो कुएं में कूदना चाहते हैं तो कुएं में खुदा दीजिए तो भी खुश हो जाएंगे। आपने अगर कुएं से निकालने की कोशिश करेंगे तो विरोध कर देंगे आपका। एक अगर 18 से 20 साल का स्टूडेंट आपके पास आए और कहे कि मुझे पॉलिटिक्स करना है, तो आप क्या कहेंगे उसे? उसको हम पॉलिटिक्स सिखा देंगे, लेकिन मैं तो खुद भी इतना मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, लेकिन कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे इथिक्स से मेरे स्टैंडर्ड मुझे रोकते हैं। एक सवाल ये है कि आपने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करी थी। ह्यूमन राइट कमीशन जो जनेवा में है, 2-3 बार गया तो बाद में जाना बंद कर दिया, दूसरों को भेजना शुरू किया। हालांकि एडवोकेसी मैंने अमेरिका में भी किया था, कैपिटल हिल बिल्डिंग में, जिसका बड़ा विरोध किया हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने, और RSS ने बड़ा विरोध किया था। रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग वाला है, इसने आर्टिकल मेरे खिलाफ लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि भारत का बात वहाँ जाके क्यों उठा। वहाँ भी नहीं, और ज्यादा और कई प्लेटफॉर्म में ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी JNU में एक मैनुअल स्कैवेंजिंग का मुद्दा आया था और इस पे काफी बवाल भी हो रहा है। Because the sanitation worker was forced to do that kind of work. तो अभी जैसे हम देखते हैं कि गगनयान, चंद्रयान, लेकिन सीवरयान क्यों नहीं बना पा रहे? टेक्नोलॉजी मतलब अभी भी जाति को, बंधनों को वो नहीं तोड़ना चाह रही। नहीं, ये हमारे समाज में ये चेंज, जो सोसाइटी है चेंज को रेजिस्ट करती है। ये नेचर इसका है। अभी बड़ा मुझे तकलीफ होता जब हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे नेता जाते हैं तो बड़ा वो ट्रेडिशनल ड्रेस में जाते हैं और
चाइना, जापान, साउथ कोरिया ये गाउन पहनते थे, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट किया मॉडर्नाइजेशन को। इतना मैं तो कोरिया के पार्लियामेंट को देखा हूँ, पार्लियामेंटेरियन को देता हूँ कि एक जैसे अगर 50 एमपी हैं तो लगेगा भी नहीं कि थोड़ा सा फर्क है। इतना नीट एंड क्लीन, सूटेड बूटेड टाई, ये रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को, बिल्कुल। ये इनकरेज करता है टेक्नोलॉजी को। यहाँ तो जितना फुहड़ पहने, यहाँ पर मतलब है कि जांग तक दिखाई रहती है, मोजा पहने हुए, धोती लपेटे हुए। अरे पाकिस्तान भी जो एक थियोक्रेसी है, उसका भी प्राइम मिनिस्टर जाता तो सूटेड बूटेड जाता। ये भारत में चेंज, ये समाज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट बहुत धीरे धीरे करता है, अपने स्वार्थ में कुछ लिमिटेड लेवल तक करता है, लेकिन सोशली वो नहीं करता है। और चेंज के विरुद्ध इस समाज की सोच है। इसके वजह से वही है, ये अभी उसका ही ये फॉल आउट है कि अभी ये कोई टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप नहीं कर पाए, सीवर ओवर का ये सारा चीज। अभी जैसे एक डीप सीक चाइना लेके आई है और हम लोग अभी मोक्षा सीक कर रहे हैं उधर। तो ये वी आर सीकिंग मोक्षा एंड दे आर सीकिंग। Is this the result of the caste society? I would like to know. इस देश का मोक्ष कभी नहीं प्राप्त होगा। इस देश में एक कहता है, देखो प्रदीप मिश्रा है कोई वहाँ का धर्माचार्य है मध्य प्रदेश का, वो कहता है कि पत्ता लेकर के और पीपल के उसमें जा कर के उसको यहाँ पर चढ़ा दो, फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे, पढ़ने की जरूरत। अब उसके ही ज्यादा फल हो कि कुछ पत्ता लेकर हवन पूजा करके पीपल के पर जाके चढ़ा दो, गारंटी से पास हो जाओगे। ये समाज उन लोगों की बात सुनता, उनकी बात सुनता कि अरे कुछ बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो ये नहीं कहेंगे एफर्ट हो रहा है, फिर वो कहेंगे देखो ऐसा है कि तुम्हारा ग्रह खराब है, ग्रह को दूर कर देंगे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ जो आदमी है उसका दिमाग, उसकी शारीरिक शक्ति को क्रिपल्ड किया जाता है। जो हिंदुज्म को एक सेंटेंस में अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन करें, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। मतलब ईश्वर ही एक सत्य है, बाकी ये सब बेकार है, निरर्थक है, कूड़ा है। बुद्धा ने कहा नहीं, ये संसार सत्य है और ईश्वर निरर्थक है। हाँ, फिलॉसफी में यहाँ तक कहा जाता है कि हालुसिनेशन, ये दुनिया बुलबुला है, इसमें क्यों इसके पीछे पड़े हो। सही बात। मोक्ष की बात करो तो ये जो संसारी है ये कुछ नहीं है। और दूसरी बात है, इस हमारे सिस्टम में कोई टेक्नोलॉजी इसलिए भी डेवलप नहीं हो पाई, न हो पाएगी ज़्यादातर, कि मतलब है कि कहते हैं कि कठिन तपस्या करो, यानी बिना वजह आप बैठ करके 10 साल तक आप तपस्या कर रहे हो, जबरदस्ती अपने शरीर को, अपने को कष्ट देने का, यानी कष्ट देना, और उसके एवज में अगले जीवन में आपको फल की प्राप्ति हो। तो हर आदमी लग रहा है कि भैया इस देश, इस जीवन में, इस संसार में कुछ है नहीं, चला जाए ऊपर, कहाँ है मोक्ष वहाँ। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने हाथों की शक्ति में विश्वास नहीं हो कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आदमी इधर उधर कुछ करके, इधर उधर जोड़ जाड़ करके अपना काम चला रहा। तो आपने बुद्धिज्म क्यों अपनाया? क्या दिखा आपको बुद्धिज्म? देखिए, बुद्धा, एक तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा तो हाँ, हमने दिमाग नहीं अप्लाई किया। दूसरी बात, थ्योरेटिकली फिलोसफी का मैं स्टूडेंट, मतलब अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, और वहाँ का मेटेरियलिज्म, उसका जो डेवलपमेंट है वो साइंटिफिकली है। एवरीथिंग यू एग्जामिन। ग्रीक फिलोसफी में था एग्जामिन करो, जैसे अरिस्टोटल के कहता है कि ये सच नहीं है, उसने चैलेंज किया, पूरे सिस्टम को चैलेंज किया सोक्रेटिस ने कि क्वेश्चन एवरीथिंग, एग्जामिन एवरीथिंग। आज भी हमारे देश में बच्चों कह रहे मेरी बात नहीं मानता, उसको ये नहीं कहते कि तुम एग्जामिन करो, मेरी बात नहीं मानता। अरे पूर्वजों की बात नहीं मानते, आज के नालायक बच्चे हो गए, संस्कार को नहीं मानते, तो क्या डेवलपमेंट होगा? वो एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएगा, इन्वेंशन कर ही नहीं पाएगा,
सर आपने इंटरकास्ट मैरिज किया है, तो आपको लगता है कि जाति व्यवस्था को अगर ध्वस्त करना है तो इंटरकास्ट मैरिज देखिए, होने चाहिए? एक्सेप्शन से कुछ नहीं होता, माइन इज एक्सेप्शन। जाति इस देश से जाति जाएगी नहीं। मुझे भी लग रहा था कि जाति चली जाएगी, जाति नहीं जाएगी। हाउ आई गॉट इंटेंगल विद माय वाइफ, तो एकेडमी में तो हमने इनको बहुत सारे सब्जेक्ट पर चर्चा किया, फिर जाति व्यवस्था पर। तो शी वॉज कम्प्लीटली इग्नोरेंट अबाउट द कास्ट सिस्टम, अबाउट सोशल सिस्टम। जाति की चीज उनके दिमाग में थी नहीं। आई सेड दैट हियर इज द राइट पर्सन whom I can go You with. were known as philosopher in the academy while हाँ, you ये were भी मजाक करते थे। because वो JNU से कुछ से जो वो नॉन सीरियस होते हैं, सर्विसेज के लोग जाते हैं वहां पर। हाँ, ये वो बड़े लाइट हार्टेड होते हैं, लाइट हार्टेड होते हैं। मस्ती, और चूंकि बाहर पढ़ के जाते हैं तो मस्ती करते हैं और बड़ा लाइट और ऑल दिस थिंग। और मैं थोड़ा सीरियस टाइप का तो आदमी था, तो जब मैं यही चीजों करते तो कहते अरे भाई, तो उस तरीके से उस टोन में कह देते थे। कहीं ना कहीं ये एक मेरे ख्याल से आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि नहीं, सेलिंग पॉइंट नहीं, ये नेचुरल है। कोई जानबूझ के, मैं कभी आर्टिफिशियली कुछ नहीं करता। एक अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया SC ST सब कैटेगराइजेशन, तो आपको लगता है कि इंटरसेक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है और शेड्यूल कास्ट जो सोसाइटी है वो होमोजिनस नहीं है, और जो उसके अंदर जो कोटा विद इन कोटा होना चाहिए ताकि जो सबसे निचले तबके के जो लोग हैं उन तक। चैलेंज इज दैट कि जब रिजर्वेशन पहले बचाना चाहिए यूनाइटेडली, जब वही नहीं बचेगा। अभी क्या है कि हम बचेगा नहीं तो बांटोगे क्या? मेरा ये कहना कि बचेगा, पहले मिलके तो लड़ो, जब मिलेगा तो बांटना। आज खत्म हो रहा, पोर्ट बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिका, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, बैंक बिके, और मतलब तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचा जा रहा है। तो यहाँ इस देश में बजट में आता कि 2 लाख करोड़ रुपया पब्लिक प्रॉपर्टीज को बेच करके रिसोर्सेज मोबिलाइज किया जाएगा, कोल सेक्टर को प्राइवेटाइज, सबका नौकरी मिलेगी कहाँ? इस पर तो लड़ते नहीं। तो हम तो आई वांट दैट ऑफ कोर्स ऑल शुड कम टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला। पहले लड़ो, यूनाइट करो। इससे क्या है कि आपस में लड़ रहे हैं, बजाय कि लड़ना चाहिए जिससे जरूरी है, जिससे लड़ने से कुछ मिलेगा। Should the 50% reservation cap be removed? Yep, of course. मनमोहन सिंह जी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उन्होंने आपको एक महान दलित नेता कहा है। तो आपको क्या लगता है इस तरह की वोकैबुलरी जो है, जो आपको एक दलित नेता के रूप में रिड्यूस कर देती है, उसके बारे में आप क्या कहना? मेरा ख्याल है इंटेलेक्चुअल कहा था, दलित नेता, दलितों के लिए काम करने की बात कहा, बट उन्होंने आई थिंक ही सेड दैट ही इज अ वेल रेड पर्सन। आई थिंक दैट इज द वर्ड कुछ कहा। ही स्टार्टेड विद दैट, बट ज्यादातर लोग जो दलित समाज से आते हैं, जो नेता है, मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको दलित तक मतलब। देखिए ऐसा है, यादव जाति में पैदा हो गया या कुर्मी में पैदा हो गया, तो वो चाहे सबकी लड़ाई दूसरे की लड़े तो वो बैकवर्ड नेता ही माना जाएगा। हम सब की लड़ाई, जैसे मैं फेमिनिस्ट हूँ, फेमिनिज्म के लिए जितना मैं काम करता हूँ मैं ही जानता हूँ क्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन मानेंगे, हम कहेंगे दलित, ब्राह्मण को कहीं नहीं कहेगा ब्राह्मण नेता, ठाकुर को नहीं, लालू यादव चाहे सबको बात करेंगे, कहेंगे यादव नेता, बैकवर्ड नेता। तो ये टैग है, चूंकि ओनली अपर कास्ट ही 100% पॉपुलेशन का नेता हो सकता है, नेशनल नेता हो सकता है। हम दलित ही रहेंगे, चाहे ये मीडिया मुझे कहती दलित नेता, दलित नेता, ये हमने थोड़ी ऑब्जेक्टिव दिया है या टैग दिया है। कुर्मी नेता, फिर जाट नेता, वो जाट चाहे सबका भला करे कहेंगे जाट नेता, लेकिन बनिया के नहीं कहेंगे बनिया नेता, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, ठाकुर नहीं, क्योंकि ये प्रिविलेज उन्हीं को है हजारों वर्ष से। वो सब के नेता, 100% का नेता अपर कास्ट ही हो सकता है। ओबीसी का, SC का, ST का आदमी 100% का नेता हो ही नहीं सकता। एक तो जो जिस जाति में पैदा है उसके ऊपर वाला उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा,
चाहे जितना फायदा उसको दे। ओके, सो अभी रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। एक लाइन का सवाल है या एक शब्द का। एक लाइन में आप अपनी पॉलिटिकल विजन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल विजन को, ये सवाल अपने में बड़ा वेग है, सवाल अपने आप में बहुत क्लियर नहीं है। ओके, आरएसएस को कैसे डिफाइन करेंगे एक लाइन में? मानववादी आइडियोलॉजी को परफेक्चुएट करना चाहते हैं कि बना रहना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अगर एक सलाह देना चाहे तो क्या देंगे? मैं कौन सा सलाह दे सकता हूँ, वो हमारे नेता हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को एक लीडर की तरह देखते हैं, पॉलिटिकल लीडर, या फिर सिर्फ एक एक्टिविस्ट? अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अरे आप तो सब अवॉइड कर। ट्रम्प और मोदी में से अगर किसी एक के साथ डिनर पे जाना हो, किसके साथ आई जाना वुड पसंद? लाइक टू गो विद ट्रम्प। ट्रम्प, ओके। ही हैज अ सब्सटेंस। अरे मोदी जो वहां बैठे हुए थे, इनसे सवाल पूछा और इनका सवाल छीन करके ट्रम्प ने जवाब दे दिया। इनकी एजुकेशन नहीं, इनसे बात क्या करेंगे हम? मायावती जी की बीएसपी या कांशीराम की बीएसपी, कौन देखिए, बेहतर? काशीराम जी की बीएसपी अलग थी, मायावती जी की बीएसपी का बीजेपी करण हो गया। What is wrong with today's Dalit politics? दलित पॉलिटिक्स इज वेरी डिसइंटीग्रेटेड और सब कास्टिज्म के शिकार हो गई है अच्छा, और इंडिविजुअलिज्म की शिकार हो गई। हीरो वर्शिप नहीं होना चाहिए। वैसे ये देसी हीरो वर्शिप है, क्या करोगे, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक होना चाहिए। अब ये कोई आज के समय में कोई ये कह सकता है कि मेरा उत्तराधिकारी ये है, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। आप राजा महाराजा थोड़ी है। मायावती कहती मेरा उत्तराधिकारी, हाउ कैन यू से लाइक? कोई किसी को उत्तराधिकारी, लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ बोला है। so idea of central leadership should be there in Dalit politics कि एक ही लीडर होगा। देयर मस्ट बी मेनी लीडर्स। क्यों एक ही लीडर क्यों होना चाहिए? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मैं मूवी वगैरह तो बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ। एक कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा चॉइस नहीं है कि एक पर्टिकुलर मूवी हो जो कभी अच्छा लग जाए, टाइम ही नहीं मिलता। कोई एक किताब जो सबको रेकमेंड करेंगे? मुझे एक बार हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड, दैट वाज वेरी गुड बुक, आई यूज्ड टू रिकमेंड अ लॉट। हमारे पॉडकास्ट की ऑडियंस के लिए कोई फाइनल मैसेज? मैं यही कहना चाहूंगा कि दिस वर्ल्ड इज रियल, ये संसार यथार्थ है। इस जीवन को बेहतर से बेहतर दिया जाना चाहिए, लेकिन बदलने कोई और नहीं आएगा। हालात को खुद को सुधारना पड़ेगा और किसी की नुक्ताचीनी करना कि वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, इसके करने से इसका कोई ये सत्य नहीं है। सत्य है कि खुद को, अपने को जानो और अपनी माइंड ट्रेनिंग करो और बेहतर जिंदगी बनाओ। और जैसा जो आदमी सोचता है वैसा होता है। न कोई भाग्यवाद है और न कोई पिछले जन्मों का कर्म। सर लास्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप कैमरे में देख के ये बोलिए कि राउंड टेबल पॉडकास्ट को आप लोग जरूर देखिए और सब्सक्राइब। देखिए, मैं हमारे 2 कारणों से मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ा ही शिद्दत से कहा जा सकता है, बड़ा सीरियसनेस से ये पॉडकास्ट के लिए हमारे घर तक चल करके आए। इनमें केवल यह नहीं है कि इनके पॉडकास्ट को देखा जाए, इनमें व्यक्तिगत कन्विक्शन समाज के प्रति है। इसलिए मैं कहूँगा कि इनके जो पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको फैलाएं। एक बात। दूसरी बात है कि इन्होंने सवाल बड़े अच्छे किए, कोई मसाला वाला सवाल नहीं, और जो जीवन से जुड़े हुए चीज़ें न हों उन पर इन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया। ये बड़ा रियलिस्टिक चीज़ों पर
तो हो सकता है कि आपको लंबा लगे, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें सीखने को बहुत है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको खुद देखें और दूसरे तक इसको पहुंचाए, वायरल करें। धन्यवाद। Thank Thank you you, so sir. much. Thank you.